नमस्कार, आदाब, जय भीम और जोहार। मैं शादाब वारसी आज आप तमाम साथियों को उस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सालों तक वो समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन उनका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जब एआईएमआईएम ने साहिबाबाद से उन्हें विधायक पद के लिए चुनाव लड़वाया। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनमोहन झा गामा साहब। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा। एक समय गुजरा आपका कि आप समाजवादी की पार्टी के साथ रहे। उसके बाद हमने देखा कि वक्तन फवक्तन आप भाजपा पर भी आग उगलते हैं, कांग्रेस पर भी आप आग उगलने का काम करते हैं, राजद पर भी, और जितनी पार्टियां हैं जो नाम निहाद सेक्युलर हैं या गैर सेक्युलर भी हैं, आप आज उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। और आपकी ये छोटी छोटी क्लिप्स भी ज़रा वायरल होती रहती हैं। लेकिन हम आज आपसे कुछ अलग बात करने आए हैं। हम आज राजनीति से हटकर जानना चाहते हैं कि ये पंडित मनमोहन झा गामा आखिर है कौन। उसके आवाज़ से, उसके बात करने के अंदाज से तो लगता है एकदम ठेठ बिहारी। राजनीति वो करता है उत्तर प्रदेश में। तो कैसे बिहार का सफ़र उत्तर प्रदेश आ पहुंचा और किस तरह उसने अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार की और किस तरह वो फिर सपा से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़ा, ये सब ज़रा कहानी, इस उलझन को सुलझाइए। और ये सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए साहब है। जैसा कि आपने कहा कि हम बिहारी हैं, अरे भैया हम बिहारी हैं जी। और बिहार कहते हैं कि राजनीति की रीढ़ की हड्डी है जी। बिहार से उत्तर प्रदेश आना, जो कई चर्चा आपने की कि सेकुलर पार्टियों के आप विरोधी, अदर पार्टियों के विरोधी, तो बिहार से उत्तर प्रदेश तक का सफर कोई शौक का सफर नहीं था, मजबूरी थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर था, जितनी शिक्षा लेने की चाहत थी वो शिक्षा भी हम नहीं ले पाए, ना हमारे गार्जियन में वो कैपेसिटी था कि वो हमें वो शिक्षा दिला पाए। मजबूरन जंगल राज थे। या तो बिहार में हम होते तो या तो बहुत बढ़िया अपराधी होते, या फर्जी मुकदमों में फंसा दिया गया होता। और कोई भी गार्जियन नहीं चाहता कि उसका बच्चा इन्वॉल्व हो गई। तो 96 में ही हम उत्तर प्रदेश की सरजमी को अपना कर्मभूमि बनाया। लगभग 2000 तक काम करते रहे। काम करने के बाद लगा कि पेट अपना भर गया है। किस चीज़ का काम करते थे? स्टार्टिंग तो सर हमारी रही स्पेयर पार्ट्स की दुकान में हमने नौकरी की, फिर ट्रांसपोर्ट में नौकरी की जी। ट्रांसपोर्ट में स्टार्टिंग में मेरा जॉब था, एक 50 लगभग 200 लीटर का मटका था, उसमें पानी भरना, झाड़ू लगाना, गाड़ी का नंबर देखना, इतना ही काम था हमारा। लेकिन जब लगा हमें कि गामा तुम्हारा पेट तो भर चुका है, जिस जगह पे तुम रहते हो यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो कीड़ा बिहार की राजनीति का था। तो छोटे स्तर पे ही लोगों की मदद करने की ललक हमारे अंदर जगी और फिर हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। कुछ दिन पहले तो हमने यूं ही लोगों की सेवा करनी शुरू की। जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा, वार्ड उपाध्यक्ष बने हम, जहां हम रहते हैं जी। और वहां से फिर सफर तय होता है। पता ही नहीं चला, पीछे मुड़ के ही हमने नहीं देखा कि कौन हमारे विरोधी हो रहे हैं। जो अपने हैं वो अपने साथ रहे, जो विरोधी थे वो चलते चले गए। और आज गुल से गुलफाम अगर बने हैं, अगर कहीं क्लिप वायरल हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि बैरिस्टर साहब का आशीर्वाद जब से हमें मिला, तब से हमें और मजबूती के साथ मजलूमों की, कमजोरों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, जिन किसी पे भी जुल्म हुआ है, उसकी मदद के लिए हम अग्रसर सदैव रहे हैं। पंडित जी, एक बड़ा अजीब किस्सा रहा। जब तक आप समाजवादी पार्टी में रहे,
राष्ट्र तौर पर आपको या नेशनल लेवल पर आपको वो पहचान हासिल नहीं हो पाई, लेकिन हमने देखा कि जब ऑफिशियल तौर पर आप एक कैंडिडेट घोषित कर दिए गए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, तो नेशनल टेलीविजन्स आपको कवर करने लगे, यहाँ तक कि ANI जैसी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ आपके पास आईं, आपकी खबर बनी, आप खबर बने, आप खबर की तरह छपे। तो क्या आपको लगता है कि हिंदू होने के नाते जिस तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक मुस्लिम समाज की पार्टी होने का टैग लगता है, तो क्या वो पहचान, वो इम्पोर्टेंस आपको पार्टी में दी जाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे पहले भी बहुत सारे हिंदू भाई पार्टी से रहे। हैदराबाद में सबसे पहला मेयर हमारे हिंदू भाई ही बने थे। तो ये तो कहने की बात है, हमारी पार्टी को लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं मुस्लिम टैग लगा करके। अरे नाम रखने को तो शिवसेना भी है जी, शिवसेना में भी हिंदू भाई है हमारे, मुस्लिम भाई है हमारे, जी। भाजपा में भी मुस्लिम है। तो ये कह देना कि ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम हो जाने मात्र से वो मुसलमानों की पार्टी हो गई, तो इसे मैं स्वीकार नहीं करता, और न ही हमारा संविधान स्वीकार करता है। न ही अदालत इजाजत देता है कि आप जाति और धर्म के नाम पर कोई सभा सम्मेलन करें। तो हमारी पार्टी संविधान प्रदत्त है, संविधान उसे स्वीकार करता है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि भाई, और जहाँ जिस देश की हम राजनीति करते हैं, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, सौभाग्यशाली है हम लोग कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो अजान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी, कितना प्यारा मेरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बातचीत के दौरान आपके जवाबात से तो ऐसा ही लगता है साहब कि आपके जवाबों से जीतना ज़रा मुश्किल है, लेकिन चलिए एक मुबारकबाद के साथ मैं आपको बिहार की राजनीति की तरफ अब लिए चलता हूँ। तो क्या मेरा ये कहना सही होगा कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ बिहार के सीमांचल इलाके में 5 सीटों के साथ, जो सीटें आपने गंवाई थी, उस सीटों में शायद आपने वापस अपनी इज्जत बचाई है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे मैं सनातन धर्मी हूँ जी, और जब हनुमान जी सीता की खोज के निकले, समुद्र किनारे पहुंच के वो थके हारे बैठ गए कि इतनी लंबाई चौड़ाई है, कैसे हम पार करेंगे। उस वक्त में एक जामवंत जी थे, उन्होंने कहा, का चुप साधी रही बलवाना, अब पवन तनय बल पवन समाना। अरे हनुमान जी, तुम्हारे पास तो वो ताकत है कि तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो, फिर तुम थक के कैसे बैठ गए। वही जामवंत की भूमिका में आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो बिहार की जनता अपनी ताकत को भूले बैठा था। बिहार के वो नौकर साहब, बिहार के वो नेता जो हमारे सीमांचल के मतदाताओं का, बिहार के गरीब गुरबे कमजोरों के मतदाताओं को लूट तो लेता था, लेकिन फिर उसे उसी हालात पे रोने के लिए मजबूर छोड़ दिया करता था। लेकिन हमारे नेता ने हैदराबाद से कोहिनूर निकला और उस कोने में जाकर, जहां मां एक रो रही थी, एक बेटा रो रहा था, एक बहन सिसक रही थी कोने में बैठ करके, उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे समझाने का प्रयास किया कि बेटा, इस लोकतंत्र में अगर तुम्हें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो लोकतंत्र का तगाजा है कि आप अपना नेता चुने। आपके हक हुकूक की बात ईमानदारी के साथ कोई कर सकता है, वही करेगा जब आप अच्छे और सच्चे नेता को चुनेंगे। और यह काम हमारे नेता ने बखूबी किया। हम कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के विचार को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन आज भी इस जीत की जो असली हकदार है वो बिहार की वो अवाम है, जो जाग गया, अपनी ताकत को पहचान गया, लुटेरों से बच गया। और निश्चित रूप से आप देखेंगे विगत 5 वर्षों में सीमांचल उर्स पे होगा। बिहार की आवाम को लगेगा कि वो 5 विधायक नहीं, वो 5 विधायक पूरे सरकार पे, सांप्रदायिक सरकार पे भारी पड़ने जा रहा है। जब जब ये सरकार बिहार के गरीब गुरबों के खिलाफ कोई कानून लाने का प्रयास करेगा, जब जब ये सरकार किसी छात्रों के मांग पे लाठी चार्ज करेगा, जब जब ये सरकार भ्रष्टाचार और अफसरशाही को बढ़ाने का प्रयास करेगा, तब तब उसके सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ना कोई सिपाही सीना ठोक करके खड़ा मिलेगा। गया जालिम, अपने डंडे को नीचे कर, लोकतंत्र में डंडे के लिए कोई जगह नहीं है।
बड़े जज्बाती होकर के जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि मजलिस की परफॉर्मेंस क्या है, या आप बड़े जज्बाती होकर के मजलिस का फ्यूचर प्लान बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में सीमांचल कैसा होगा मजलिस की इन 5 सीटों पर, लेकिन इन आंखों ने दर्द महसूस किया है ना। जी, हमने अपने नेता को उस पानी में चलते हुए देखा है। तो जब हमारा नेता उस पानी में चल रहा हो, आप सोचे जब बाढ़ आता होगा सीमांचल की क्या दशा रहती होगी। SIR के नाम पे न जाने कितनों का वोट कट गया। क्यों कटा? जबकि मतदाता थे वो। जी, लेकिन बाढ़ के कारण जो जरूरी कागजात थे, लोग अपनी जान को बचाए या कागजों को बचाए साहब। तो जज्बाती होना अगर गलत है तो भी हम जज्बाती रहना पसंद करेंगे साहब। तो कहीं ना कहीं पंडित जी ये देखने को मिलता है कि इन्हीं जज्बाती भाषणों की वजह से जो जज्बात आपके अंदर दिखते हैं, वही जज्बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों में दिखते हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के भाषणों में वो जज्बात नज़र आता है। और कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं, या राजनीतिक विशेषज्ञ जो है ये कहते हैं कि इन्हीं जज्बाती भाषणों की वजह से मुस्लिम वोट का बंटवारा करने में मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सफल हो जाती है। तो ये जो इल्ज़ाम आप पर बार बार या आपकी पार्टी पर बार बार लगाया जाता है कि आप वोटों का बंटवारा करते हैं, सेक्युलर वोटों का बंटवारा करते हैं, आप भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हैं, इस पर कुछ? हमरे बिहार में कहता है कि गरीब के लुगाई सबके भौजाई, कहता है ना जी। ये भी कहता है गरीब का बेटा जब भूखा गिर जाएगा ना रोडवा पर, तो कहेगा देखो तरिया पी के ही लोटल है, ये तारी पी लिया इसलिए गिर गया। अरे भूख से गस खा के गिर रहा है, उसका चिंता नहीं है किसी को। और हमरे नेता जो हैं हैदराबाद के राज परिवार से हैं, दौलत की कमी ना है उनको, लेकिन दिल जो है ना इंसानियत से भरा है, मानवता से भरा है। क्या जरूरत पड़ी है धूल धक्कर फाकने की उन्हें? क्या जरूरत पड़ी है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब मुसलमानों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे जब जुल्म होता हो, उन्हें रोने की क्या आवश्यकता है? वो भी रावण की तरह कोने में बैठ के मुस्कुराते कि चलो अच्छा हुआ। तो वो दिल उनका जज्बाती है। और इस पार्टी में रहने वाला हर कार्यकर्ता दिल से राजनीति करता है। उनकी सोच विधायक और MLA और MP बनना नहीं है। उनकी सोच यह है कि गरीबों को न्याय मिल जाए, कमजोरों को उसका अधिकार मिल जाए, जो धमकाया जाता है, डराया जाता है, इन सबसे उनको महफूज रखा जाए। और इन सबसे महफूज आप तभी रह पाओगे जब आप राहजन को अपना रहनुमा समझना बंद कर दोगे। तो अब तक जितने भी राजनीतिक दल बिहार में रहे, सबने मिलकर के गरीबों को लूटा है, गरीबों को उसका अधिकार नहीं देने का काम किया। और आज बैरिस्टर साहब में विश्वास जताया उन्होंने, और उम्मीद करते हैं हम कि आने वाला समय हमारा बेहतर होगा। मैं भी उम्मीद करता हूं कि हर वो पार्टी जो चुनावी मैदान में राजनीति लोकतंत्र के आधार पर करती हो, जनता की खुशी के लिए करती हो, जनता के लिए करती हो, वो सभी पार्टियां फलें और फूलें। लेकिन आइए वापस आपको ले चलता हूं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये सवाल आपसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। आज से 10 साल पहले जब आपके प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक वादा किया था। वादा था कि हम हैदराबाद के मॉडल पर एक ओवैसी हॉस्पिटल बनवाएंगे। सीमांचल के लोगों का सबसे बड़ा दर्द है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। फिर उन्होंने कहा कि हम ओवैसी के मॉडल पर जो है ओवैसी स्कूल्स का निर्माण करेंगे। सीमांचल का सबसे बड़ा दर्द है कि पूरे बिहार में निम्न साक्षरता दर अगर किसी प्रदेश की है या किसी जगह की है तो वो सीमांचल की है। सीमांचल को ये चूरन अख्तरुल ईमान साहब ने बेचा आज से 10 साल पहले, लेकिन अब वो चुनाव जीत रहे हैं। ये चूरन जो आप कह रहे हैं जी, हम कोई चूरन बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग राजनीतिज्ञ लोग हैं। और जो बातें हमारे नेता ने कहा है अख्तरुल ईमान साहब ने, निश्चित रूप से वो पूर्ण होगा। लेकिन आप भी समझदार हैं और बिहार की जनता भी समझदार है। जब 5 विधायक उन्होंने दिया था हमें, बेशक उन्होंने ताकत दी, लेकिन ये पता नहीं था कि 4 जो है हमसे गद्दारी कर जाएंगे और उस गद्दारी का दंश वहाँ की आवाम को झेलना पड़ा। लेकिन निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं इन 5 वर्षों में
सीमांचल का वो उत्थान होगा कि लगभग 40 सीटों पे आपका ग्राफ इतना मजबूत होने जा रहा है कि 2030 में जब चुनाव होगा तो सरकार बनाने की भूमिका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कहते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप ये कम अचीवमेंट समझ रहे कि लुटेरों को नकारा ना जनता ने, वहां का जो ठगबंधन में चले गए उनको धुतकारने का काम किया जनता। उन्हें विश्वास बैरिस्टर साहब पे अब तक था और उसी का नतीजा है कि 5 सीट हम जीतते हैं, 6ठा हरा दिया जाता है और 4 सीटों पे कम वोटों से हम हारते हैं। तो 10 सीट तो आज भी हम अपने आप को उन 10 सीटों पे हमें मेले मान रहे हैं जी। तो क्या बड़ी वजह रही कि इस बार भी जब भी हम देखते हैं कि चुनाव होते हैं तो ओवैसी एंड टीम की तरफ से एक हाथ आगे बढ़ाया जाता है कि हमसे गठबंधन कर लीजिए, हम में भी घटक दलों में शामिल कर लीजिए। क्या बड़ी वजह है, क्या सोचते हैं कि आपको अब भी महागठबंधन सेक्युलर फ्रंट पर लाने से डरता है? देखिए, वजह सिर्फ एक है। जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, सोच और चलन में बहुत अंतर है। भाषण तो ये देते हैं, अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है तो ये घबरा जाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उन तमाम फर्जी सेकुलर पार्टियों को कि अब तुम्हारे काट की हंडी चढ़ने वाली नहीं है। हिंदुस्तान के गरीब तबके के लोग, अल्पसंख्यक कमजोर तबके के लोग अपने आप को बैरिस्टर साहब का सिपाही मान चुके हैं और आने वाले हर चुनाव में, उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले चुनाव में आप इसका नज़ारा देखेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब ने ऐलान भी कर दिया है 200 सीट पे हम लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन अगर करता है तो 70 सीट पे हम मानने को तैयार बैठे हैं। नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे और फिर रोना मत। जैसे कि हमारे नेता ने कहा था कि तेजस्वी, रोना मत, बच्चों की तरह मत रोना जी। और वैसे अखिलेश जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी, अगर सत्ता चाहते हो, आप वाकई चाहते हो कि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा और एकता कायम हो, तो मुसलमान का वोट आपको अच्छा लगता है, मुसलमान लीडरशिप आपको अच्छा नहीं लगता, तो अब वो मुसलमान आपको नकारने जा रहा है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने जवाबात रखे। लिए चलता हूं आगे। जब बिहार की राजनीति में जब भी इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले टिकट का बंटवारा होता है तो हर पार्टी पर इल्ज़ाम लगते हैं टिकट खरीदने और बेचने के। लेकिन ओवैसी साहब का एक धार्मिक रंग रूप देख करके ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी में तो टिकट की खरीद बिक्री नहीं होती होगी। लेकिन इस चुनाव में भी और पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी न जाने कितने इल्ज़ामात जो है पार्टी की लीडरशिप पे लगे कि इन्होंने टिकट की खरीद बिक्री की। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे जो पार्टी में नहीं थे, उन्हें अचानक से पैराशूट की तरह उन्हें लॉन्च किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई ये सोचता हो कि मैं पैसे दे करके टिकट ले लूँ, तो ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं भी चुनाव लड़ा था, निःशुल्क लड़ा था, पार्टी ने लड़ाने का काम किया। बिहार में और राजनीतिक दल में ठीक है कि कौवा अगर बगुला बन के आ गया हमारे पास, लेकिन टिकट देने का कोई पैमाना भी तो होता है। हमारे नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने भी तो कुछ हैंड होते हैं जो सर्वे करने का काम करते हैं, और वही लोग हमारे नेता पे आरोप लगाते हैं जिनका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कल भी आस्था नहीं था। वो स्वार्थ को लेकर के हमारी पार्टी में आया था, सिर्फ टिकट की चाहत में आया था और उसे टिकट नहीं मिला, तो वो हमारी पार्टी को और हमारे नेता को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जो सरासर गलत है। और रही बात पैराशूट से आने की बात, तो जंग
और मोहब्बत में कुछ हद तक बहुत सारे चीज जायज होते हैं। आप जब चुनाव लड़ने चलते हो तो आपको हर पैमाने पे अपने प्रत्याशी को आंकना होता है, और अगर ऐसा नहीं आंका गया होता तो क्या 5 सीट हमारे पास होता आज? तो सफल नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष को मैं सैल्यूट करता हूं, उनका निर्णय सही रहा था। और ये आरोप तो लगते रहेंगे आपको, और राजनीति में चाहे जितना भी दामन आपका साफ हो, दागदार करने वाले साथ साथ आपके घूमते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अगर मैं उन चंद नामों का जिक्र ना करूं तो शायद उन नामों के साथ नाइंसाफी होगी पंडित जी। 2 नाम निकल करके सामने आते हैं इस विधानसभा चुनाव में, जो पार्टी को बहुत मजबूती के साथ उनके साथ काम कर रहे थे, और अचानक हमने देखा कि उनकी टिकटें कट गई और उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, या फिर उन्होंने लड़े तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े। एक तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, ये एक ऐसा नाम है जिस नाम से आप और हम और सीमांचल की सारी जनता वाकिफ़ है, और उन्हें कहीं ना कहीं ओवैसी का मौलाना या ओवैसी वाला मौलाना कहकर आज पुकारा जाने लगा है जी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगभग 9-10 साल पार्टी को दिए, लेकिन पार्टी ने एक दिल तोड़ने वाला फैसला किया। हालांकि वो सीट अब भी वो जीते हैं, लेकिन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का ये पॉलिटिकल स्टंट कैसे आप देखते हैं? देखिए, पर्सनली मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनके हर स्पीच को मैं बड़े करीब से सुनता हूँ, और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को हमने महसूस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब, वो भी हमारे आप जैसे इंसान ही हैं जी। उन्हें थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता थी। मैंने क्या कहा, सिर्फ एमएलए बनना ही हमारा मकसद नहीं है, और मौलाना साहब का जिस तरीके का तकरीर होता है, स्पीच होता है, उनके स्पीच से समरसता बरसती है, भाईचारा की गंगा बहती है। तो उन्हें थोड़ा वेट करना था। उनके जाने का गम बहुत ज़्यादा है हमें। ऐसे साथी का अपने से बिछड़ जाना बहुत दुख का कारण होता है। जीत गए हम वहाँ से, लेकिन उसके बावजूद आज भी मैं आपके माध्यम से उनका स्वागत करता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जब वो चाहें उनका स्वागत है, और लोगों की मदद के लिए वो सदैव खड़ा रहे। विधायक खुद वो अपने आप को समझे, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होता है। आप एज ए कार्यकर्ता, एज ए पार्टी के प्रचारक के रूप में अपने आप में जो आपने हैसियत पाई है, शख्सियत पाई है, उससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जज्बात में फैसला लिया, पार्टी छोड़ा, जिसका हमें दुख है। आपने भी सर्वे की बात की पंडित जी, तो बलरामपुर विधानसभा जो बहुत ही हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि विधायक महबूब साहब CPI-ML के बहुत पुराने नेता लगातार वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते थे, और अब वो तीसरे पायदान पर आकर के मजलिस जो है वहाँ दूसरे पायदान पर, और संगीता देवी जो है लोजपा की, रामविलास पासवान जी की पार्टी से, वो इस बार विधायिका चुनी गई हैं वहाँ से। लेकिन ये सर्वे वहाँ क्यों फेल हो गया कि इंजीनियर मौज़म हुसैन साहब को टिकट ना देकर बलरामपुर से आदिल हसन आज़ाद साहब चुनाव लड़ते हैं, और वो 379 वोटों से वो इलेक्शन हार भी जाते हैं। जी। तो क्या ये सर्वे यहाँ फेल हो गया था? नहीं, सर्वे फेल नहीं हुआ था। देखिए, 300 वोटों से हम हारे जरूर हैं, लेकिन जनता का बेइंतहा प्यार, झोली भर भर के वोट मिला, और इंजीनियर साहब के निर्दलीय लड़ने से निश्चित रूप से नुकसान हमें पहुंचा है। क्योंकि निर्दलीय इंजीनियर साहब जब हमारी पार्टी से वो वर्क कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ लोग जुड़ता चला गया था जी। और इंडिविजुअल 10,000 वोट लाना अपने आप में एक मायने रखता है। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ाना ये राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होता है, तो उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे आपसे कि अगर इंजीनियर साहब चुनाव नहीं लड़ते तो आज बलरामपुर का नज़ारा कुछ अलग ही होता। तो ये 5 से 6 सीटें भी हो सकती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम सवालों का जवाब जो है बड़ी ही बेबाकी से दिया। अब आते हैं हम प्रदेश लेवल पर जो बड़ी सेक्युलर पार्टियां हैं, अगर मैं उनका नाम लूं तो एक शब्द में या एक सेंटेंस में आप उन लोगों को किस तरह देखते हैं, या किस तरह आपका सोच किस तरफ आपकी जाती है, आप जरा उस पर। राहुल गांधी आपके लिए लीडर तो हैं,
लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता वो खो चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, वो घर की कला में गिरे हुए हैं। मुकेश साहनी, वो बिल्डर अच्छा हो सकते हैं, पॉलिटिकल अच्छा नहीं है। सम्राट चौधरी, बैकग्राउंड स्ट्रांग रहा, पिताजी शकुनी चौधरी मंत्री रहे राजद में और राजनीतिक घराना रहा है, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार सोशल वर्कर रहे, शुरू से जेपी जी के साथ रहे और सब समाज को लेकर चलने की क्षमता है उनमें, और 20 वर्षों तक सरकार चलाने के बावजूद एंटी गवर्नमेंट वोट न पड़ना, ये नीतीश जी की काबिलियत को दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले विधानसभा चुनाव से बिहार के बाद अब हम 2025 के विधानसभा चुनाव की तरफ लौटे हैं और पंडित जी, लोगों का और राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना था कि बिहार की राजनीति लालू और नीतीश के समीकरण से आगे बढ़ चुकी है। हमें ऐसा लगता है इस चुनाव के रिजल्ट के बाद कि शायद लालू का मोह तो बिहार की राजनीति छोड़ चुकी है, लेकिन नीतीश का मोह बिहार की राजनीति नहीं छोड़ पा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, नीतीश जी की एक छवि समरसता की रही है, लेकिन आज जो नीतीश जी का जो ताकत है ना, वो सांप्रदायिक हाथों में आ चुका है। तो बिहार की आवाम को यह भी सोचना होगा, नीतीश जी बेहतर हैं, लेकिन क्या भाजपा बेहतर है? क्या भाजपा की सोच बेहतर है? क्या भाजपा की आइडियोलॉजी बिहार से मेल खाता है? क्योंकि बिहार वो बिहार है, जब गांधी जी जन्म तो गुजरात में लेते हैं, लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा देना होता है तो बिहार की सरजमी को वो तलाशते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि बिहार के लोग देशभक्त होते हैं, बिहार के लोग भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, और जब देश की बात होगी तो बिहार के हिंदू मुसलमान एक होकर के अंग्रेज को भगाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं कहते ना कि धर्म की हफीम पिला देना, धार्मिक घुट्टी पिला पिला करके लास्ट तक उसको पोलराइजेशन करने की जो राजनीति है, आज पूरे चुनाव में आपने कहीं देखा कि डेवलपमेंट पे कोई वोट मांग रहा हो? कितनी बड़ी विडंबना है। कहने को तो गाना हम भी लगाते हैं अपने स्टेटस पे कि हाँ जी बिहारी हैं, मट्टी को सोना कर दे, थोड़े संस्कारी हैं, लेकिन संस्कारी हम तब होंगे जब हमारा बिहार वही मैसेज देगा कि सुनो नेताओं, हमें एक रहने दो, देश को मजबूत करो, प्रदेश को मजबूत करो, जाति और धर्म के नाम पे हमें मत बांटो। खबरों में देखा कि तेज प्रताप यादव अपने परिवार से अलग हो गए और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब रोहिणी आचार्य जी रोते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकली और उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ बयान देना शुरू किया कि कोई चुनाव हारने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। ये दर्द है, एक बेटी का दर्द है, उस बेटी का जिस बेटी ने एक अपने आप को साबित किया कि बेटी कैसा होना चाहिए। हर बाप, इस हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में जितने भी पिता होंगे, एक बेटी का बाप होगा, उसे गर्व महसूस होता होगा जब भी वो डॉक्टर रोहिणी आचार्य के बारे में सोचता होगा। लेकिन आज हर उस बाप को पीड़ा हो रहा होगा जिसके पास तेजस्वी यादव जैसा बेटा होगा जो ऐसी बेटी को दुत्कारने का काम किया। तो कोई बाप नहीं चाहेगा कि तेजस्वी यादव जैसा बेटा मेरा हो, कि किडनी देने वाली बेटी को उसे घर से रो करके जाना पड़े। हाल फिलहाल में खबरों में ये बात चलती है और जितनी भी सेक्युलर किस्म की पार्टियां हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि भाई मजलिस ने हमारा काम ख़राब कर दिया है। लेकिन इस चुनाव में हमने ये देखा कि मजलिस ये उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है महागठबंधन के घटक दलों पर, पार्टियों पर, कि भाई आपने हमारा काम ख़राब कर दिया है। तो ये तकब्बुर, ये गुरूर कहाँ तक आपको लेके जाने वाले हैं? तकब्बुर और गुरूर की जहाँ तक बात है, घमंड की बात है, तो ये आरोप निरर्थक हम पे लगाया जाता है। अगर सार्थक में अगर कोई घमंडी है तो हमें बिहार में चुनाव लड़ने से रोकने की बात किसने की? राजनीति में गिरने का पैमाना क्या हो सकता है? कहां तक मैं गिरूं, हमारी पार्टी कहां तक गिरे? पत्र लिखना, ढोल बजा करके उनको एहसास कराना कि भाई हम आपसे मिलने को बेकरार हैं, बेचैन हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में सांप्रदायिक ताकत सत्ता में आए। उसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का हम जोर लगा देते हैं। हम तो भैया 6 गांव ही मांग रहे थे ना,
पांडव ने 5 मांगा था, नहीं मिला, सब कुछ खत्म। हमने 6 मांगा, नहीं दिया, सब खत्म। तो अहंकारी वो थे, जनता ने न्याय किया है। और जहां तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, तो राजनीति के साथ साथ हम लोग इंसानियत को जिंदा रखते हैं। हमारा नेता 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद का नमाज पढ़ते हैं और दुआओं में देश की मजबूती, देश में अमन चैन हो, कमजोरों को न्याय मिले, ये मांग करते हैं वो। और यही मांग अपने नेता का छोटा सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा सुबह उठता है और हाथ जोड़ के कहता है, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिलिरक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कि हे प्रभु, हे महाशक्ति, समस्त जगत का कल्याण करो, समस्त मानव जाति का कल्याण करो। इसके साथ हम राजनीति प्रारंभ करते हैं। तो हम, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में अहंकार है, न ही उनके किसी कार्यकर्ता में अहंकार है। अहंकार से दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो ये थे हमारे साथ जनाब पंडित मनमोहन झा गामा। बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए। इन्होंने हमसे बताया कि वे किस प्रकार वो पलायन का दर्द झेलते हुए बिहार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आए, किस तरह उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर काम किया और किस तरह उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, और फिर किस प्रकार वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उन्होंने दामन थामा। हमने उनसे बात की बिहार की राजनीति पर, हमने उनसे चर्चा की लोकल राजनीति पर, और अब मैं इस मेहमान के साथ आप लोगों को अलविदा कहना चाहता हूँ। मिलेंगे एक नए शो में एक नए मेहमान के साथ। जय हिंद।